हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यहां पर कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 15वां है। यहां पर हम पृथ्वी पर जीवन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के जैवमंडल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैवमंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले केवल जीवित घटक शामिल हैं। जैवमंडल के घटक पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल और मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी ये जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल बनाते हैं। और ये जैवमंडल वाले पर्यावरण के जो दूसरे मंडल हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जो है, इनके साथ पारस्परिक ये क्रिया भी करते हैं। तो आपका पहला वाला कथन सही है। देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द लगा हुआ है और केवल शब्द जो होता है वो स्टेटमेंट की कठोरता को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये होता है कि केवल जीवित घटक ही है, अन्य कोई घटक है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जैवमंडल के जो घटक हैं उनमें जीवित घटक तो है ही हैं, साथ ही साथ वहां पर अजैव घटक भी हैं और दोनों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया भी होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि जैवमंडल के घटक पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक हैं जैसे भूमि है, जल है, मिट्टी है, इसके साथ भी परस्पर क्रिया करते हैं। और ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है और सूर्य के प्रकाश से भी ये प्रभावित होते हैं। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल के अंतर्गत सम्मिलित है। केवल वनस्पति जात, केवल प्राणी जात, सभी जीवित जीव, सभी जैव और अजैव जीव। ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों और उनके चारों ओर जो पर्यावरण है इसके पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है, यानी इसमें सभी जैव और अजैव जीव शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, पारिस्थितिकी इकोलॉजी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी यहां पर गलत कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, जर्मन प्राणीशास्त्री एजी टांसले ने सर्वप्रथम सन 1869 में इस शब्द का प्रयोग किया। जीवधारियों यानी जैविक और अजैविक यानी भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। देखिए, जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है ये सबसे पहले एक विज्ञानी हुए हैं अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने शब्द का उपयोग किया है। ध्यान देना, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया है। और जो इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ओइकोलॉजी, उससे मिलकर बना है। तो उसमें ग्रीक भाषा में जो ओइकोस शब्द है, ओइकोस शब्द का मतलब होता है घर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब तो आप जानते होंगे, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, टू स्टडी, यानी किसी के घर का अध्ययन करना। तो सबसे पहले ये अवधारणा जो है पारिस्थितिकी की ये अर्नेस्ट हैकल ने दी है। एजी टांसले ने क्या दिया है, एजी टांसले ने 1935 में 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट एजी टांसले ने दिया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले सन 1869 में इस शब्द का प्रयोग किया था। सेकंड वाला कथन यहां पर आपका बिल्कुल सही है। जीवधारियों में आपके जैविक और अजैविक यानी भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल पहला वाला कथन अगर गलत है तो आंसर है आपका तीसरे का ए, केवल पहला वाला असत्य है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को परिभाषित करता है। वे क्षेत्र जहां अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। वे क्षेत्र जहां किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों। वह क्षेत्र जहां दो विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय मिलते हों। पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग। देखिए, बात करें हम पारितंत्र की, तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र ये कहीं भी लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अवधारणा है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये अवधारणा एजी टांसले ने दी हुई है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है एजी टांसले ने दिया है। अब ये होता क्या है,
किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित होती हैं, उसे पारतंत्र कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। यहां पर आपका जो डी वाला जो कथन है, डी वाले कथन में जो विशेषता बताई गई है, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग, ये आवास के रूप में जाना जाता है। यानी जो आवास है, आवास जो होता है जीवधारियों का, ये पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग होता है। अब देखिए आपका जो ए वाला कथन है, ए वाले कथन में आपकी पारिस्थितिकी अनुकूलन की विशेषताएं बताई गई हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर एक विशिष्ट प्रकार का पर्यावरण होता है, वहां की एक विशिष्ट पारिस्थितिकी होती है, तो वहां पर आपको कुछ अलग प्रकार के पौधे, अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं जो कि अपने विकास क्रम के द्वारा उस पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अब यानी उसी पर्यावरण के लिए वो अभ्यस्त हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये पारिस्थितिकी अनुकूलन बोली जाती है, यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन बोली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका इकोलॉजिकल एडेप्टेशन का है। अब आपकी जो परिभाषा पूछी गई है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका बी वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का बी। पांचवा प्रश्न है अब आपका, बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है, आपको बताना है। पहला है, विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। देखिए बात करें बायोम की, तो जो आपका पारितंत्र है, पारितंत्र के दो प्रकार हैं, एक तो स्थलीय है, टेरेस्ट्रियल है, और दूसरा है जलीय यानी एक्वेटिक। तो जो आपका स्थलीय पारितंत्र है, स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में डिवाइड किया गया है, यानी जो स्थल वाला जो पारितंत्र होता है, इसको हमने फिर से बायोम में डिवाइड कर लिया गया है। और बायोम की अगर विशेषताएं बताएं तो ये विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए बायोम पौधों, प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो विभिन्न आप बायोम देख रहे हैं, इनका निर्धारण जलवायु और अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। आपके कुछ संसार के कुछ प्रसिद्ध बायोम जो हैं, इनमें आपके वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा पारितंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार के बायोम के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर पांचवें का सी, एक और दो दोनों। छठवां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से समुद्री पारितंत्र में सम्मिलित हैं या हैं? महासागर, प्रवाल भित्ति, ज्वारनदमुख, कच्छ व दलदल। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका पारितंत्र है, पारितंत्र को दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका स्थलीय आ जाएगा, इसमें एक स्थलीय है, और सेकंड वाला इसमें जलीय है। अब देखिए जो जलीय पारितंत्र है, जलीय को फिर से हमने दो भागों में जलीय को डिवाइड कर लिया है। एक तो यहां पर आपका आ जाएगा समुद्री वाला, तो समुद्री वाला आ गया है, और दूसरा आ गया ताजे पानी वाला यानी फ्रेश वाटर वाला। तो यहां पर दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया, यानी तो समुद्री में, खारे पानी वाले में, और दूसरा ताजे पानी वाले में। अब यहां पर समुद्री पारितंत्र की बात हो रही है, तो समुद्री पारितंत्र के अंतर्गत आपके महासागर आ जाते हैं, ज्वारनदमुख आ जाते हैं, आपकी प्रवाल भित्तियां आ जाती हैं। वहीं ताजे पानी के जो पारितंत्र हैं, इसमें आपकी झीलें आ जाती हैं, तालाब आ जाते हैं, सरिताएं आ जाती हैं, कक्ष और दलदल आ जाते हैं। यानी कक्ष और दलदल जो है ये आपके फ्रेश वाटर से संबंधित हैं, ताजे पानी से संबंधित हैं, न कि समुद्री पारितंत्र से। तो यहां पर आपका एक और दो और तीन ये कथन सही है, यानी ये विकल्प सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर छठवें का डी, केवल एक, दो और तीन। सातवां प्रश्न है अब आपका, पारितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पारतंत्र में अजैविक में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्मिक तत्व सम्मिलित हैं। अगला है जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और अपघटक शामिल हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक कारकों में आपका तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, और अजैविक या अकार्मिक तत्वों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जल है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
जैविक कारकों की अगर हम बात करें तो जैविक कारकों के अंतर्गत इसमें उत्पादक आ जाते हैं, उपभोक्ता आ जाते हैं। उपभोक्ताओं में 3 प्रकार के उपभोक्ता हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अलावा आपके अपघटक इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, उत्पादकों में सम्मिलित होते हैं, यानी उत्पादकों में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। देखिए, उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जीव प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शामिल नहीं है? हिरण, सांप, बकरी, चूहे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में पौधों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव आते हैं, जिनमें आपका हिरण है, बकरी है, चूहे हैं। ये तीनों ही आपके क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। सांप जो है ये द्वितीय श्रेणी में आ जाता है, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी होते हैं, जैसे सांप हुआ आपका, बाघ है, शेर है, ये सभी द्वितीय श्रेणी के हैं। तो सांप जो है आपका आपके प्रथम श्रेणी में शामिल नहीं है। आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से जीव को चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है? बाघ, शेर, बाज, नेवला, तेंदुआ। चरम स्तर के मांसाहारी का मतलब है ऐसे जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों का सेवन करते हैं या उन पर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर आपको जानते हैं बाघ हुआ, शेर हुआ, और इधर आपका तेंदुआ है हुआ, ये आपके द्वितीय श्रेणी के क्या हैं? मांसाहारी हैं। जबकि बाज और नेवला जो हैं ये चरम स्तर के मांसाहारी हैं, यानी ये लोग दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। आप लोग जानते हैं बाज जो है सांप को भी खा जाता है, नेवला जो है सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बाज जो है छोटे बच्चे जो होते हैं इनके, बाघ के, शेर के, इनके बच्चों को उठा ले जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे ये दोनों जो हैं ये चरम स्तर में आते हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है केवल 3 और 4, यानी सी वाला आपका आंसर सही है। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अपघटक हैं? गिद्ध, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया। अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे आपका कौवा हुआ, गिद्ध हुआ, और कुछ अन्य अपघटक भी हैं। अन्य अपघटकों में आपका बैक्टीरिया है, और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो हैं ये मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, यानी जीवाणु और बैक्टीरिया शामिल है। विषाणु इसमें नहीं आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का डी, केवल 1, 3 और 4। 12वां प्रश्न है आपका, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जीवित जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाए जाते हैं निदर्शन करती है। पारितंत्र में एक जीव दूसरे जीव से एक खाद्य श्रृंखला द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप लोग जानते हैं मेढक जो है, मेढक जो होता है वो पौधे पर निर्भर होता है, और मेढक किसका आहार है? मेढक सांप का आहार है, और सांप किसका आहार है? बाज का आहार है, यानी सांप को बाज के द्वारा खा लिया जाता है। और यह खाद्य क्रम, और इस क्रम में आप ये देख रहे हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, और यही वास्तव में खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह के रूप में जाना जाता है। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है खाद्य श्रृंखला एक जीवित जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। देखिए, खाद्य श्रृंखलाएं चूंकि जुड़ी हुई होती हैं तो यहां पर किसी एक जाति विशेष की समष्टि नहीं होती है, क्योंकि यहां पर इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है। इसमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत की कई जातियां शामिल होती हैं, यानी केवल एक ही जाति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यहां पर बहुत सारी जो प्राणियों की जातियां हैं, वनस्पतियों की जातियां हैं, उनसे मिलकर एक खाद्य श्रृंखला बनती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। आपका तीसरा वाला कथन भी गलत है। प्रत्येक जीव की संख्या जो दूसरों के द्वारा खाए जाते हैं, इनका निदर्शन पोषण स्तर कहलाता है, ना कि खाद्य श्रृंखला। यानी ये जो निदर्शन है इसको पोषण स्तर कहते हैं, ना कि खाद्य श्रृंखला। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1। 13वां प्रश्न है आपका, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, हिरण, जू, शेर। घास, जू, हिरण, शेर। घास, हिरण, शेर, जू। घास, शेर, हिरण, जू।
देखिए, घास क्या है? घास प्राथमिक उत्पादक है। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर द्वितीयक उपभोक्ता है और जू तृतीयक उपभोक्ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 13 का सी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। आपके कथन में कहा गया है खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कारण, प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। देखिए, कथन यहां पर बिल्कुल सही है। जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना तो कोई भी जीव एक प्रकार का पौधा खाता है और ना ही कोई भी जीव यानी मांसाहारी जीव एक प्रकार का जानवर खाता है। यानी मान लीजिए शेर जो है, शेर खरगोश को भी खा लेगा, शेर जो है हिरण को भी खा लेगा। अब शेर को कौन है? शेर को खाने वाले व्यक्ति सांप भी खा सकता है, उसको बाज भी खा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर करता है। यानी ये इस बात का यहां पर एग्जाम्पल है। तो यहां पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। देखिए, गेहूं का खेत जो है मानव निर्मित है, आम का बाग भी मानव निर्मित पारितंत्र है, घास का स्थल एक प्राकृतिक पारितंत्र है। एक्वेरियम का मतलब जानते होंगे, वही कांच का बड़ा सा बॉक्स जो होता है जिसके अंदर पानी के अंदर एक आर्टिफिशियल पारितंत्र बनाया जाता है जिसमें आपकी मछलियां वगैरह रखी जाती हैं, उसको एक्वेरियम कहते हैं। तो यहां पर घास का स्थल जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है। यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। 16वां प्रश्न है आपका, चराई व अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती है। चराई खाद्य श्रृंखला में हर स्तर पर ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसमें एक आपकी चराई और दूसरी होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती है, जिसके अंदर शाकाहारी जो होते हैं वो आपके मध्यम स्तर पर होते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो यहाँ पर हर स्तर पर ऊर्जा में बढ़ोतरी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर ऊर्जा में ह्रास आता है, ऊर्जा में कमी आती है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे और आपको इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। 100 किलोग्राम घास को यानी 100 किलोग्राम आपकी जो ग्रास है इसको हिरन ने खाया, यानी यहाँ पर 100 किलोग्राम घास को हिरन ने खाया, तब हिरन को कितना मिला? तब यहाँ पे हिरन को 10 किलोग्राम मांस की प्राप्ति हुई। यानी कि जब हिरन ने 100 किलोग्राम घास खाई तब उसके शरीर में 10 किलोग्राम मांस बना। अब एक हिरन को किसने खाया? लायन ने खाया, यानी शेर ने खाया। शेर ने एक हिरन को खाया तो शेर को यहाँ पर 10 किलोग्राम का कितना मिला? 1 किलोग्राम मांस अपने शरीर में प्राप्त हुआ। यानी आप ये देख रहे हैं कि हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। इसको लिंडेमान का ऊर्जा ह्रास नियम के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में कोई जीव खाना खाता है या जितना भी वो पोषण ग्रहण करता है उसका 10% ही उसको ऊर्जा के रूप में मिलता है, बाद बाकी श्वसन, उत्सर्जन और विघटन में बाहर निकल जाता है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी चराई खाद्य श्रृंखला में हर स्तर पर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ना कि बढ़ोतरी होती है। तो सेकंड वाला गलत है। तीसरा वाला यहाँ पर सही है। अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सम्मिलित होता है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आपका बी वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका 16 का बी, केवल सेकंड। 17वां प्रश्न है आपका, पारितंत्र में होती है ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। देखिए, अभी आपको मैंने लिंडेमान वाला 10% वाला रूल बताया है, उसके तहत पारितंत्र में ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। अभी मैंने आपको प्रीवियस वाले प्रश्न में डिटेल में समझाया है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का सी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान होता है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, शाकाहारी। देखिए, हरी इकाई यानी शैवाल है ये, और ये क्या है? एक उत्पादक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का बी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सर्वाहारी। उत्पादक पारितंत्र में कौन होते हैं? हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अभी आपने पढ़ा है जो आपके हरे पौधे होते हैं वो पारितंत्र में उत्पादक होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता में आपके मानव सहित सभी जंतु शामिल होते हैं।
तो एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला, ना अपघटक और ना ही सर्वाहारी। हालांकि मानव की प्रकृति जो है सर्वाहारी प्रकार की है, लेकिन यहां पर मानव के साथ साथ सभी जंतु जोड़ दिए गए हैं, इसलिए हम यहां पर कंज्यूमर वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, पारितंत्र में बाज का स्थान है उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। अभी मैंने आपको बताया था बाज जो है ये चरम स्तर का उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता बोला गया है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये दूसरे मांसाहारी जानवरों का भी शिकार करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 में का डी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। मानव की प्रकृति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की है, इसलिए मानव को सर्वाहारी बोला गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का ए वाला। 22वां प्रश्न है आपका, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, विषम परपोषी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था पोषण की दृष्टि से आपके जो अपघटक होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी मृत जीवों पर ये निर्भर करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 में का सी वाला। 23वां प्रश्न है आपका, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनमें से सभी। देखिए मृतोपजीवी जो होते हैं ये आपके किसमें, ये आपके मृत जो जीव हैं इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये मृतोपजीवी जो है इनको उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है वो है 23 का सी वाला, यानी इन्हें जो है उपभोक्ता के दायरे में नहीं रखा गया है बल्कि इनको अपघटक के अंतर्गत रखा गया है। 24वां प्रश्न है आपका, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। देखिए एक पारितंत्र में बड़ी मछलियां जो होती हैं छोटी मछलियों का शिकार करती हैं, छोटी मछलियां जो होती हैं वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह, केंचुए वगैरह उनका शिकार करते हैं। तो आप समझ गए होंगे बड़ी मछलियां हैं, बड़े कछुए हैं और ये मेंढक हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का डी वाला। 25वां प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, एमिनो एसिड। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और ये ग्लूकोज बनाता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का बी वाला। 26वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करता है? जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव, जैव मंडल में प्राणियों के बीच ऊर्जा का प्रभाव, पौधों एवं प्राणियों का कार्बनिक यौगिकों में विघटन, जैव मंडल के विभिन्न जीवधारियों का खाद्य के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना। वायुमंडल और जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा रहता है। देखिए रासायनिक तत्वों का जो संतुलन है ये पौधे और प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के दौरान बना रहता है, और ये चक्र जो है जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल और मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। तो जैव मंडल में जीवधारी और पर्यावरण के बीच ये जो रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव होता है इसको जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 26 का ए वाला। 27वां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेरी, स्टेपी, सवाना या इनमें से कोई नहीं? अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है 27 का सी वाला। 28वां प्रश्न है आपका, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? आयरन कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन नाइट्राइड, आयरन सल्फेट। देखिए चट्टानों में जो लोहांश घुला हुआ होता है इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 28 का बी वाला। 29वां प्रश्न है आपका, टुंड्रा जलवायु प्रदेश को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है? वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम। टुंड्रा जलवायु प्रदेश को मरुस्थलीय बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपका सही आंसर है 29 का यहां पर बी वाला। 30वां प्रश्न है आपका,
जैव भूरासायनिक चक्र के प्रकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपको बताना है। पहला है जैव भूरासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं, एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र। अगला है गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की परपटी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट और अन्य चट्टानें हैं। देखिए पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जैव भूरासायनिक चक्र दो प्रकार का होता है, एक तो गैसीय है और दूसरा तलछटी चक्र है। गैसीय चक्र में आपका जो पदार्थ का भंडार होता है उसके मुख्य स्रोत आपका वायुमंडल है और महासागर है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। वहीं जो तलछटी चक्र का जो स्रोत है ये पृथ्वी की परपटी पर पाई जाने वाली मिट्टी है, तलछट है और अन्य चट्टानें हैं, तो आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका तीसरा डी यानी उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न है आपका कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनाते हैं। पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे आपका स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज के रूप में यह संचित हो जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट के विघटन से पौधों के पत्ती और जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होता है वो पौधों के ऊतकों में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 31 का सी यानी 1 और 2 दोनों। 32वां प्रश्न है आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है वह आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, चट्टानों से। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन से यानी H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 32 का ए वाला। 33वां प्रश्न है आपका नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अधिकांश जीव वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है। वायुमंडल में बिजली चमकने से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन गैस है इसको अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कुछ मृदा के जीवाणु होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाद बाकी सामान्यतः नाइट्रोजन जो है ये यौगिकीकरण के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात इसको जीव ही ग्रहण कर सकते हैं और स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया और संबंधित पौधों की जड़ें और रंध्र वाली मिट्टी है, जहां से यह वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में बिजली चमकने और अंतरिक्ष विकिरण के द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका सेकंड और थर्ड सही है, तो आपका सही आंसर है 33 का बी, केवल 2 और 3। 34वां प्रश्न है आपका पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में। देखिए पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 34 का डी वाला। 35वां प्रश्न है अब आपका खनिज चक्र के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जीवधारियों के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर कार्बनिक रूप में मिलते हैं। प्राय खनिज घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। देखिए जीवधारियों के लिए आवश्यक रूप से खनिज पदार्थ जो होते हैं वो प्राथमिक तौर पर कार्बनिक रूप में नहीं बल्कि अकार्बनिक रूप में पाए जाते हैं। यानी कार्बनिक रूप में नहीं पाए जाते हैं बल्कि ये
अकार्बनिक रूप में पाए जाते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जैसे आपका फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, ना कि कार्बनिक। बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों या समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका बी वाला बिल्कुल सही है। सी वाला कथन आपका ये भी सही है। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। डी वाला कथन आपका ये भी सही है। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित या प्रवाहित होकर मिट्टी और जल में मिल जाते हैं। यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो 35 का ए वाला। 36वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? किसी भी पारिस्थितिकी में मांसाहारी जंतुओं द्वारा शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर उनकी संख्या को नियंत्रित करना, किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों द्वारा खनिज तत्वों को अकार्बनिक रूप से ग्रहण करना, किसी भी पारितंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन, दो विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों का संक्रमण क्षेत्र, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई व्यवधान डालने से, जैसे स्थानांतरित कृषि के द्वारा वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है और यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहां पर द्वितीयक वन प्रजातियां जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को ये बदल देते हैं। इसको ही अनुक्रमण या फिर सक्सेशन कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 36 का सी, यानी किसी भी पारितंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन को अनुक्रमण कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।